हेलो गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में। हम एक आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बीएमसी, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो भी मटेरियल्स हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या टेस्ट उस पर इन्वॉल्व होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। बिल्डिंग मटेरियल्स क्या क्या जैसे हैं, एक तो आपके सामने ही जैसे सीमेंट, हम बचपन से ही अपने घरों में सीमेंट का यूज देखते आ रहे हैं, तो काफी फेमिलियर मटेरियल है हमारे लिए। ऐसे टिम्बर है, पेंट है, ब्रिक्स हैं, तो सबके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल बीएमसी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जेई या फिर स्टेट एग्जाम्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पार्ट जो आपको एग्जाम्स में मिलेगा वो बीएमसी से ही मिलता है। और काफ़ी आसान रहता है इसको पढ़ना, याद करना, तो काफ़ी नंबर आप उसमें इस सब्जेक्ट से गेन कर सकते हैं एग्जाम्स में। तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो है सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट किस लिए यूज होता है? सबसे बेसिक अगर डेफिनेशन या फिर डिफाइन किया जाए तो सीमेंट केवल एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल है, जो कि क्या करते हैं, जैसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं कि जो हमारा मोर्टार है या फिर कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, उसमें एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी है जिससे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आपस में एक तरह से अच्छे तरीके से बाइंड हो, स्ट्रेंथ अच्छी मिले। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ब्रिक हम ले जब करते हैं घरों में, तो क्या करते हैं, इसके बीच में मोर्टार प्लेस करते हैं। तो ये जो मोर्टार प्लेस करते हैं किस लिए करते हैं, कि दोनों ब्रिक आपस में अच्छे तरीके से, इन दोनों के बीच में अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो, जिसकी वजह से लोड ट्रांसफर अच्छी तरीके से हो। तो इस मोर्टार में हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, जैसे सीमेंट, सैंड, मोर्टार में सीमेंट और सैंड मिलाते हैं। तो सैंड क्या कर रहा है, सीमेंट क्या कर रहा है, इसमें एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन्वॉल्व कर रहा है, जिससे हमारा मोर्टार अच्छी तरीके से दोनों ब्रिक्स को या फिर जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से बाइंड कर पाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि सीमेंट जो होता है यूज होता है सिर्फ बाइंडिंग पर्पज से। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। सीमेंट हैज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब सीमेंट हम पैकेट में रखा रहता है तो ऐसा था नहीं कि उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी तभी है, उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज कब आती हैं, जब उसमें हम वाटर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म हम देख रहे हैं, कोहेजन एंड एडिशन। दोनों क्या होता है, एक तरह से कोई चीज अगर चिपक रही है तो उसमें या तो कोहेजन हो रहा है या तो एडिशन हो रहा है। दोनों में अंतर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो पार्टिकल है, एक्स और वाई। क्या है, एक्स और वाई, और आपके पास दो पार्टिकल हैं, दोनों एक्स और एक्स हो, और दोनों आपस में अगर जुड़ रहे हैं, दोनों अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो होता क्या है, अगर एक पार्टिकल x है और दूसरा y है, मतलब दोनों डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ये दोनों अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो ऐसा जो जुड़ाव हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन। और अगर सेम पार्टिकल्स जैसे x और x आपस में जुड़ रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कोहेजन। ठीक है, दो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स अगर आपस में जोड़े तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन। अगर सिमिलर पार्टिकल्स आपस में जोड़े तो उसको हम कोहेजन कहते हैं। तो सीमेंट में दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, कोहेजन और एडिशन दोनों। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि सीमेंट कंप्राइजेज ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। दो कंपोनेंट से मिलकर हम सीमेंट बनाते हैं मिलाकर। क्या क्या कंपाउंड्स हैं, कैलकेरियस कंपाउंड और एर्जिलियस कंपाउंड। कैलकेरियस कंपाउंड क्या होता है, जैसे हम जब माइनिंग करते हैं अर्थ पे ही सब कंपाउंड्स मौजूद हैं, जैसे कैलकेरियस आर्जिलेशियस हो गया, या फिर एल्यूमिनस कंपाउंड हो गया, फेरस कंपाउंड हो गया। लेकिन सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको दो कंपाउंड्स की जरूरत होती है, कैलकेरियस कंपाउंड और आर्जिलेशियस कंपाउंड। तो कैलकेरियस कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें
कैलकेरियस कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें लाइम की मात्रा जो होगी, लाइम की प्रेजेंस जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। ऐसा नहीं होगा पूरा लाइम हो, लेकिन कैलकेरियस कंपाउंड्स में लाइम का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद रहेंगे उसमें लाइम का परसेंटेज सबसे ज्यादा रहेगा। वैसे ही अर्जिलिशियस कंपाउंड जो होते हैं उसमें सिलिका या फिर क्ले का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो वैसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, अर्जिलिशियस कंपाउंड। तो इन्हीं कंपाउंड्स को मिलाकर हम सीमेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें चाहिए होता है वो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की बात करें कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो जैसे हम दो कंपाउंड लेके आए थे, कैलकेरियस और अर्जिलिशियस। कैलकेरियस क्या था, जिसमें लाइम सबसे ज्यादा हो, या और अर्जिलिशियस जिसमें सिलिका सबसे ज्यादा हो। तो दो तो हम लेके आए, लेकिन उसके साथ हमको और भी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं इसमें से। जैसे दो, कई तो हमारे काम के हो जाते हैं, लेकिन कई हमारे काम के नहीं होते हैं, लेकिन वो भी मौजूद रहते हैं। तो हमको ये परसेंटेज याद रखना होगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किसका कितना परसेंट होता है, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज पाया जाता है सीमेंट में, लाइम का। कितना, 62 to 65%, या फिर डायरेक्ट अगर एग्जाम्स पूछा जाएगा तो 62%। वैसे ही सिलिका SiO2 17 से 25%, अगर एक वैल्यू बतानी हो तो 22%, ठीक। उसके बाद क्या है, एल्यूमिना है। एल्यूमिना क्या है, 3 to 8%, या फिर 5 और 6%, ठीक। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम, जो हम बाद में ऐड करते हैं सीमेंट में, बेसिकली सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए। सेटिंग टाइम अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है। सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए जिप्सम को हम बाद में ऐड करते हैं सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में। 4% लगभग ये होता है। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, कलर ऐड करता है, 1 to 4% यूज होता है, जनरली 3%। मैग्नीशिया है 1 to 3%, या फिर 2%। सल्फर और एल्कलीज और सल्फर हमारे लिए कोई काम का नहीं होता, लेकिन ये मौजूद रहते हैं, इनका भी परसेंट आपको याद रखना होगा, ठीक। कहीं के एल्कलीज आपको 1.5% भी मिलेगा, ठीक। तो ये इंग्रेडिएंट्स मिलाकर हम सीमेंट को बनाते हैं, ठीक है। और इसका इतना परसेंट आपको मिलाना होता है। इससे ज्यादा या कम करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम्स में खूब पूछी जाती हैं। कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स सीमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट डायरेक्ट पूछता भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट था क्या था, लाइम। लाइम क्या करता है, लाइम का देखा हमने परसेंटेज सबसे ज्यादा सीमेंट में होता है। लाइम बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हमारे सीमेंट में। स्ट्रेंथ जो आती है सीमेंट में वो लाइम की वजह से आती है। इसका जो वर्किंग होता है, प्रोसेस होता है लाइम का, वो बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ अच्छी आती है। सेटिंग टाइम को क्या करता है, डिक्रीज करता है। सेटिंग टाइम बेसिकली समझ लेते हैं कि जिस टाइम आपने पैकेट से सीमेंट है, मान लीजिए ये सूखा सीमेंट है, इसमें आपने वाटर ऐड किया, जैसे ही आपने वाटर ऐड किया तो क्या किया, इसको एक तरह से प्लास्टिसिटी इसमें प्रोवाइड कराई। अब इसको आप अपने हिसाब से जहां आपको प्लेस करना है उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। जिस टाइम से आपने वाटर ऐड किया इसमें एक रिएक्शन शुरू हो गया, और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद कि उसमें हार्डनेस आती रहती है, वो सेट होने लगता है। उसे जो सेट हो रहा है, तो उसमें दो तरह की एक बात होती है कि जब वाटर ऐड किया तो रिएक्शन शुरू हुई, फिर हमने सीमेंट को प्लेस कर दिया जहां पे हमको प्लेस करना था, ठीक। अब जिस टाइम से इसमें प्लास्टिसिटी रिमूव होना शुरू हुई और ये हार्ड होना शुरू हुआ, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम। कि अब बस ये स्टार्ट हुआ है हार्ड होना और प्लास्टिसिटी अपनी लूज करना स्टार्ट किया है। लेकिन कुछ टाइम बाद और देखेंगे तो ये एकदम हार्ड हो जाएगा, इसमें बिल्कुल प्लास्टिसिटी रह नहीं जाएगी। तो उस जस्ट इंस्टेंट को क्या कहते हैं हम, फाइनल सेटिंग
टाइम। ठीक है, तो लाइम क्या करता है, अगर लाइम की मात्रा बढ़ा देंगे तो जो सेटिंग टाइम है वो बढ़ती जाती है, लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी आती है उससे। और एक वर्ड और आ रहा है कि इट इम्पार्ट साउंडनेस टू द सीमेंट। साउंडनेस क्या है, साउंडनेस यहाँ पे आवाज से रिलेटेड नहीं है। साउंडनेस का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन वॉल्यूम। मतलब जो सीमेंट से आपने मान लीजिए क्यूब बनाया, कोई सीमेंट से, जिस सीमेंट से आपने क्यूब बनाया, तो कई इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी ये श्रिंक करने की कोशिश करेगा क्यूब, या फिर एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो जो श्रिंक कर रहा है या फिर एक्सपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, वो वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। तो लाइम क्या करता है, उस चेंज वॉल्यूम चेंज को रजिस्ट करता है, होने नहीं देता है। तो क्या करता है वो, उसी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, साउंडनेस। अगर हमारा मटेरियल है वो अगर साउंड मटेरियल है तो उसमें वॉल्यूम चेंज होने की चांसेस कम होते हैं, जितना ही अनसाउंड होगा। अगर अनसाउंड मटेरियल होगा या सीमेंट होगा तो जितना ज्यादा होगा अनसाउंड, उतना वॉल्यूम चेंज होने की चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो साउंडनेस समझ में आया कि चेंज इन वॉल्यूम जो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मटेरियल की वॉल्यूम चेंज करने की जो चांसेस होते हैं, वो अगर जितने कम होंगे उतना ही साउंड मटेरियल होगा, जितने ज्यादा होंगे उतना ही अनसाउंड होगा। तो लाइम स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है और साउंडनेस इंपार्ट करता है, और सेटिंग टाइम को भी इंक्रीज करता है। अगर लाइम ज्यादा होगा तो सेटिंग टाइम भी इंक्रीज कर जाएगी। जितनी देर में हम सेट करना चाह रहे थे, अगर जिस परसेंटेज में दिया है उसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें हमारा सीमेंट सेट होगा। लेकिन अगर लाइम के परसेंटेज बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और सेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, कि जितने में सेट होना था जितने टाइम में, उससे ज्यादा टाइम लेगा उसको सेट होने में। ठीक, साउंडनेस मीन्स रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज इन वॉल्यूम, ये हमने अभी पढ़ा। इफ लाइम इज इन एक्सेस, तो क्या करता है, ये सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। अगर एक परसेंटेज हमने पढ़ा कि कितना परसेंट हमको मिलाना है सीमेंट में, लेकिन अगर उसका परसेंटेज हम बढ़ाते ही जाएं तो एक टाइम क्या होगा कि सीमेंट हमारा अनसाउंड होने लगेगा, फिर उसमें वॉल्यूम चेंज होने की प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, कॉजेज इनटू डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा या बिखर जाएगा, या फिर टूटने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं। तो एक लिमिट परसेंटेज में ही हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इफ लाइम इज इन डिफिशियंट, अगर उसकी क्वांटिटी हम घटाएं तो क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेस। ठीक है, अगर इसका परसेंटेज अगर हम कम करें तो स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे कम होगी, उसके साथ ही कम होगी। ठीक, तो ये हो गया लाइम। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या था, सिलिका। सिलिका क्या करता है, इट ऑल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, ये भी सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। बेसिकली हम दो मटेरियल ही ज्यादातर यूज कर रहे थे, जो हमने पढ़ा है कि अर्जिलिसियो कैलकेरियस कंपाउंड, उसमें हम लाइम और सिलिका ही चाह रहे थे। तो दोनों का जो काम होता है वो सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना होता है। बाकी मटेरियल्स अभी उनका क्या रोल था वो हम देखते हैं अभी। इफ इट इज इन एक्सेस इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ, अगर एक्सेस में रहेगा तो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, बट ऑल्सो इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ये भी क्या करेगा, अगर एक्सेस में कर देंगे तो सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देगा। ठीक, अगला इंग्रेडिएंट क्या है हमारा, एल्यूमिना। क्या लिखा है कि एल्यूमिना एक्ट एज अ फ्लक्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्लिंकरिंग क्या होता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे सीमेंट की, तो क्या करते हैं, सीमेंट के सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए, उसको मिक्स किया, उसको ग्राइंड किया, बारीक किया एकदम, और हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं। और इसको हम क्या किसमें करते हैं, एक रोटरी क्लिन होती है, भट्ठी होती है जो रोटेट करती रहती है। तो इसमें इधर से मान लीजिए हमने इंग्रेडिएंट डाला, दूसरी तरफ से इसको अगर निकालेंगे तो छोटे छोटे बॉल्स बन के निकलते हैं, क्लिंकर्स जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो टेम्परेचर यूज हो रहा है लगभग 1300 से डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसमें
प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर एल्यूमिना नहीं रहेगा तो ये टेम्परेचर हमको और बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करता है कि क्लिंकरिंग टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। इट मीन्स सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड एट लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर पे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो कॉस्ट भी कम हो जाती है। अगर हमको यही टेम्परेचर बढ़ाना होगा तो हमको जो ईंधन यूज कर रहे हैं उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इफ एल्यूमिना इज इन एक्सेस, अगर एल्यूमिना हम एक्सेस में प्रोवाइड कराएं तो क्या होता है, वीकेंस द सीमेंट, ये स्ट्रेंथ को कम करता है। तो इसका परसेंटेज अगर हम बढ़ा देंगे तो स्ट्रेंथ को कम करेगा। और क्या लिखा है कि इट ऑल्सो इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर इसका परसेंटेज बढ़ाएंगे तो सेटिंग क्या होगी, वो क्विक होगी। मतलब जो सीमेंट हमारा यूज कर रहे थे उसमें सेटिंग टाइम जो होगा वो जल्दी हो जाएगा, मतलब जल्दी वो सेट होने लगेगा, प्लास्टिसिटी अपनी जल्दी लूज करने लगेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं कह रहे हैं, सेटिंग कह रहे हैं कि सेट जल्दी होगा, स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये जो इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं कि किसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है बढ़ाने या घटाने से, वो भी आपको समझते चलना है और याद करते भी चलना है। याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक, अगला मटेरियल क्या है, कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं। ये जो हम एर्जिलेसिस कैलकेरियस कंपाउंड को मिक्स करके सीमेंट बनाए उसमें नहीं होता है, इसको बाद में 2 से 3% ऐड किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि इनिशियल जो सेटिंग टाइम हो उसको इंक्रीज करने के लिए। कि हमको जब हम मोर्टार तैयार करते हैं साइट पे या फिर कहीं दूर हो तो उसको जहाँ पे प्लेस करना है वहां तक ले जाने, या फिर घर पे ही मान लीजिए बना रहे हैं तो बनाते ही जल्दी सेट होने लगेगा तो उसका यूजफुल नहीं रह जाएगा। तो हमको एक टाइम पीरियड मिल जाए जिससे हम मोर्टार तैयार करें, उसके बाद जहां उसको प्लेस करना है वहां प्लेस कर दें, उसके बाद उसकी सेटिंग शुरू हो। ठीक, जिससे हमारा स्ट्रक्चर अच्छा बने। ठीक है, अगला इंग्रेडिएंट क्या है, आयरन ऑक्साइड। ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट में। बेसिकली इसका काम क्या है, कलर प्रोवाइड करता है। अगर आयरन ऑक्साइड मिस रहेगा हमारे इंग्रेडिएंट में से तो जो सीमेंट का कलर है वो लगभग थोड़ा सा व्हाइटिश रहेगा, ग्रेस जो कलर मिलता है वो नहीं मिलेगा। और स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी देता है सीमेंट में। लेकिन ज्यादातर अगर स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जो प्रोवाइड करता है सीमेंट में वो क्या है, लाइम और सिलिका ही है। ठीक, हार्डनेस के बारे में कह रहे हैं कि हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है आयरन ऑक्साइड। हार्डनेस क्या होती है कि जो वियर और टियर जो होते हैं, वियर एंड टियर को रजिस्ट कर पाए, मतलब जैसे स्क्रैच या फिर और तरह के होते हैं चीजें जिनको ये रजिस्ट करता है। जो हम मोल्ड बनाएंगे, मान लीजिए हमने बनाया क्यूब, तो इसमें स्क्रैचेस और भी जो टियरिंग हो रही है उसको रजिस्ट करता है, उसका कारण क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक, फिर क्या है, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया भी क्या करता है, कलर देता है सीमेंट में, येलोइश कलर। इस सारी इंग्रेडिएंट्स की वजह से एक जो कलर हमको मिलता है वो क्या रहता है, वही ग्रे कलर जो देखते हैं आप सीमेंट में, थोड़ा सा ग्रेनिश टच रहता है उसमें, वो कलर मिलता है सबके कॉम्बिनेशन से। तो मैग्नीशिया की वजह से येलो कलर इम्पार्ट होता है। इट ऑल्सो इम्पार्ट हार्डनेस। तो मैग्नीशिया और आयरन ऑक्साइड की वजह से हार्डनेस भी आती है सीमेंट में। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि हार्डनेस किस किस इंग्रेडिएंट्स की वजह से सीमेंट में आती है, तो क्या बताएंगे हम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। और साउंडनेस जो पढ़े थे हम, वो किसकी वजह से था, वो लाइम की वजह से था, और मैग्नीशिया की वजह से भी साउंडनेस आती है सीमेंट में। एक और होता है सल्फर, सल्फर की वजह से भी आती है, लेकिन सल्फर जो है वो हम चाहते नहीं कि वो हमारे सीमेंट में रहे, लेकिन क्योंकि जब हम क्योरिंग करते हैं, इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं तो उसमें इंप्योरिटीज रहती है, उसमें एल्कलीज और सल्फर ये सब आ जाते हैं, इतना कम परसेंटेज होता है कि उनका बहुत इफेक्ट होता नहीं है। तो बेसिकली जो साउंडनेस आती है वो सीमेंट में किसकी वजह से आती है, मैग्नीशिया और लाइम की वजह से। ठीक, अब मैग्नीशिया और लाइम की जो साउंडनेस है उसको हम मेजर भी कर लेते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सल्फर की वजह से जो साउंडनेस आता है वो अभी तक कोई ऐसा टेस्ट है नहीं कि जिसकी वजह से जो हम उसको कैलकुलेट कर पाए, और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए। ठीक, एल्कली, लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा एल्कली है। ये क्या करता है, ये कॉज करता है एफ्लोरेसेंस। ठीक, हमारी यूजफुल नहीं होता है बिल्कुल। कभी कभी आपने कोस्टल एरियाज में बिल्डिंग्स में देखा होगा जो प्लास्टर्ड सरफेस है उस पर वाइट या
ब्राउन या ग्रे, आपको कुछ पाउडर जैसा दिखता है, तो वो एफ्लोरेसेंस एल्कली की वजह, अगर हमारे सीमेंट में या फिर वाटर में भी अगर एल्कली है तो उसकी वजह से ये एफ्लोरेसेंस उसमें दिखता है, जो कि अच्छा नहीं होता हमारे स्ट्रक्चर के लिए। ठीक, efflorescence is that property in alkali by which it absorbs moisture from atmosphere, atmosphere से moisture alkali की वजह से absorb करता है और leaving behind grey और white spot लीव करता है over the structure पे। ठीक है, तो एल्कली हमारे लिए कोई डिजायरेबल मटेरियल नहीं है, डिजायरेबल इंग्रेडिएंट नहीं है, इसकी वजह से एफ्लोरेसेंस कॉज करता है। ठीक, कुछ नोट पॉइंट है, इसको याद रखना है, जैसे लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर, देयर आर 3 कंपाउंड्स व्हिच अफेक्ट द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। इस पे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत लगभग एग्जाम्स में इस पे आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर की वजह से साउंडनेस आती है। हार्डनेस बात करेंगे तो आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया की वजह से। वी कैन कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया। लाइम और मैग्नीशिया की वजह से जो चेंज वॉल्यूम में चेंज होता है उसको तो हम मेजर कर सकते हैं, बट देयर इज नो टेस्ट इज अवेलेबल फॉर सल्फर। सल्फर के लिए कोई टेस्ट अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कैलकेरियस और एर्जिलेसियस कंपाउंड जिसका यूज होता है सीमेंट बनाने के लिए। कंपोजिशन पढ़ा कि क्या क्या यूज होता है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर और एल्कली, ये सब कंपोजिशंस होती हैं सीमेंट की। उनके इंग्रेडिएंट के, उनके परसेंटेज से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सीमेंट पे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, बेसिक चीजें हैं सीमेंट की। फिर अब जब हमने इंग्रेडिएंट्स मिलाए, रिएक्शन जब शुरू होता है तो उसमें क्या है, उसमें 4 बॉग कंपाउंड बनते हैं। कौन से कंपाउंड? बॉग कंपाउंड। बॉग एक साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से नाम पड़ा, उन्होंने ये कंपाउंड्स के बारे में बताया था। ठीक, क्या क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S जिसको कहते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। दूसरा डाई कैल्शियम सिलिकेट, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ये नाम आपको याद रखने हैं, ये भी नाम आपको याद रखने हैं। ये इसका फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आपको याद रखना है। और नेम, इनके नेम भी रखे गए हैं, अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं। एलाइड, बेलाइड, सेलाइड और फेलाइड। ठीक, वेट सीमेंट कंपाउंड रॉ मटेरियल आर पुट इन क्लीन, इट फ्यूजेड एंड क्लिंकर्स और फॉर्म, क्लिंकर्स बनते हैं। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? बॉग कंपाउंड। ये 4 कंपाउंड होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किसका क्या इफेक्ट होता है, क्या रोल होता है, कैसे अब फर्दर जब कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें इनका क्या रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसको अभी हम आगे पढ़ते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है सीमेंट में, कितना? 45 to 65%। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, याद रखिएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हमारे सीमेंट में। ठीक, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड दोनों कराते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो अर्ली स्ट्रेंथ देता है। जो स्ट्रेंथ हम जल्दी में, मतलब या फिर आप बात करें 1 दिन से लेके 1 महीने, 1 साल, 1 साल नहीं 1 महीने तक जो स्ट्रेंथ हमारे सीमेंट में, मोर्टार में आती है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आती है। लेकिन डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से जो स्ट्रेंथ आती है वो बहुत दिन बाद आती है, लॉन्ग पीरियड के बाद, जैसे 1-1 साल के बाद जो स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट। उसका मतलब क्या होगा कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो फास्ट होते हैं, और वहीं डाई कैल्शियम सिलिकेट में रिएक्शंस जो होते हैं, जो प्रोसेस उसका है वो बहुत स्लो होता है। तो स्लो का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे काम का नहीं है, उसका अलग इस्तेमाल होता है, इसका अलग इस्तेमाल होता है। ठीक, इट हाइड्रेट्स रैपिडली। हाइड्रेट्स क्या है? वही जो सीमेंट में हमने वाटर ऐड किया तो जो रिएक्शंस हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। तो इट हाइड्रेट्स रैपिडली, ये बेसिकली इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि ये कंपाउंड हाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाता है, जनरेटिंग हाई हीट एंड, और क्या करता है? हाई हीट जनरेट करता है, डेवलप्स एंड अर्ली स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ठीक, तो इसकी वजह से अर्ली स्ट्रेंथ और हार्डनेस आती है। अगर C3S को आप इंक्रीज करेंगे, रेजिंग ऑफ C3S इंक्रीजेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर इसका परसेंटेज आप बढ़ाएंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन
और रेट ऑफ हाइड्रेशन में थोड़ा सा अंतर है। हाइड्रेशन क्या है, सीमेंट में हमने वाटर ऐड किया तो जो रिएक्शन शुरू उसको हाइड्रेशन कह रहे हैं। उसकी वजह से उसमें एक हीट पैदा होती है, जब रिएक्शन शुरू होता है तो उसमें हीट पैदा होती है। तो अगर इस C3H को इंक्रीज करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी, हाइड्रेशन जो हीट निकलेगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, 500 जूल पर ग्राम, ठीक। इट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग। तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम, ऐसे एरिया में कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हम, होता क्या है, वाटर हमने ऐड किया है तो चांसेस रहते हैं कि उसमें वाटर की फ्रीजिंग हो जाए या थॉविंग एक्शन शुरू हो जाए, तो वो हमारे काम का नहीं होता है, डिजायरेबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन क्या करते हैं, ऐसे सीमेंट यूज करते हैं जिसमें C3H को ज्यादा रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, क्विक सेटिंग होती है, सेटिंग नहीं, क्विक स्ट्रेंथ जनरेट होता है, जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ उसमें जनरेट होता है, जिससे हमारे स्ट्रक्चर में फ्रीजिंग या थॉविंग ना होने पाए, ठीक। अगला क्या था, डाई कैल्शियम सिलिकेट। जैसा कि बताया कि हाइड्रेट्स एंड हार्डन्स स्लोली, ठीक। इट हाइड्रेट्स एंड हार्डन्स स्लोली। ये इसका जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, और जब प्रोसेस स्लो होगा तो हार्ड भी स्लो होगा। टेक लॉन्ग टाइम टू कंट्रीब्यूट इन स्ट्रेंथ। बहुत ही लंबा समय लेता है स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। इट गिव्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसकी वजह से अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है कि वो स्ट्रेंथ कि जो सबसे ज्यादा कोई हमारा सीमेंट या फिर कोई मोर्टार ले सकता है, वो ऐसी स्ट्रेंथ होती है कि उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, अब वो वहां पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर अब जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमको पता है कि मान लीजिए किसी ब्लॉक का हमको पता है कि इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ अब इतनी है, तो उतना लोड वो ले पाएगा, उसके ज्यादा अगर लोड प्रोवाइड कराएंगे तो वो फेल कर जाएगा। तो C2S की वजह से अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है हमारे मोर्टार या कॉन्क्रीट में। विद इन अ मंथ C2S हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। अगर महीने भर की बात करें तो बहुत ही कम इन्फ्लुएंस होता है C2S का स्ट्रेंथ और हार्डनेस पे। लेकिन अगर एक साल के बाद की बात करें तो कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑलमोस्ट इक्वल टू द C3H। जितना C3H जल्दी जल्दी दिया स्ट्रेंथ, लगभग उसके बराबर ही स्ट्रेंथ ये भी देता है, अगर एक साल की बात करें या लॉन्ग टाइम की बात करें, ठीक। अगर C2S आप बढ़ाएं तो इट रिड्यूसेस द अर्लियर स्ट्रेंथ, ठीक। जैसे इसको आप बढ़ाएंगे अर्लियर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि स्ट्रेंथ मिलेगी नहीं, वो मिलेगी कुछ टाइम बाद मिलेगी, इसका भी यूज होता है। इंक्रीजेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ, क्या करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। अगर C3H कम है किसी सीमेंट में और C2S ज्यादा है तो स्ट्रेंथ धीरे धीरे मिलेगी, काफी दिन बाद मिलेगी, लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा मिलेगी वैसे सीमेंट की अपेक्षा जिसमें C3H ज्यादा होगा। तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो बहुत हैवी स्ट्रक्चर हो, बहुत ज्यादा लोड लेने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हम डैम्स बना रहे हैं, बड़े बड़े डैम्स, तो उसमें हमको क्या चाहिए था, स्ट्रेंथ अच्छी खासी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड आने वाला रहता है फ्यूचर में उस पर। तो उसमें हम, और इसीलिए आप देखेंगे डैम बनाने में काफी टाइम भी लग जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर सीमेंट यूज होती है, उसमें C2S का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रेंथ धीरे धीरे आती है, लेकिन उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक। तो ऐसे सीमेंट का यूज हम उस स्ट्रक्चर करते हैं जहां पे लोड बहुत ही ज्यादा आने वाला हो। इट इम्पार्ट्स रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक। इसकी वजह से केमिकल अटैक के होने की चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका केवल 260 जूल पर ग्राम होता है, 260 जूल पर ग्राम होता है, बहुत ही कम, ठीक। अगला बॉग कंपाउंड क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, ठीक है। केवल 4 से 14% ही इसका इस्तेमाल होता है। इट रैपिडली रिएक्ट्स विथ वाटर के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। बहुत ही जल्दी हमारा जो सीमेंट है वो सेट होने लगता है। स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे, C3S में स्ट्रेंथ जल्दी आ रही थी, लेकिन ट्राई कैल्शियम एलिमेंट की वजह से जो सेटिंग हो रही है वो फ्लैश हो रही है, कि हमने मोर्टार तैयार किया वाटर ऐड करके, और प्लेसिंग करने गए कहीं पे जहां पे हमको यूज है, यहाँ पे प्लेस करने गए, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा वो बहुत ही कम होगा, मिनिमम होगा। जहां अगर ऐसे सीमेंट में जिसमें
C3A की मात्रा ज़्यादा है, तो सेटिंग यहाँ पे जल्दी हो जाती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसका हाई होता है। ग्रेटर चेंज इन वॉल्यूम चेंज, जो वॉल्यूम चेंज होने की चांसेस रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक। ऐसे में सल्फेट अटैक होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सल्फेट क्या करता है, मटेरियल्स को अनसाउंड बनाता है। तो ऐसे सीमेंट जिसमें C3A ज़्यादा है उसमें चेंज इन वॉल्यूम या फिर हमारा मटेरियल अनसाउंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेजिंग C3A कंटेंट रिड्यूसेस द सेटिंग टाइम, ये हमने पढ़ा है कि सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है। एंड डिक्रीजेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक के खिलाफ जो रेजिस्टेंस हमारे सीमेंट होता है उसको भी कम कर देता है। लोअर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ को भी कम कर देता है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है इसका, बहुत ही ज्यादा, 865 जूल पर ग्राम, इसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसका काम क्या है कि हमें जहां पे जरूरत हो कि बहुत ही जल्दी हमारा सीमेंट सेट कर जाए, कभी कभी होता है कि रिपेयर वर्क में होता है या फिर ऐसे वर्क जहाँ पे आज काम हो रहा है कल ही उसको प्रेजेंट करना है, तो उसमें ऐसा क्या होता है कि फ्लैश सेट करना होता है। रोड वर्क में भी अगर रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत देर तक ट्रैफिक नहीं रोक सकते ना, तो उस जगह पे हम इस तरह के सीमेंट्स का यूज करते हैं जहाँ पे फ्लैश सेटिंग हो पाए। लास्ट बॉक कंपाउंड क्या था, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, 10 से 18% होता है ये, C4AF इसको कहते हैं, ठीक है। कभी कोई डायरेक्ट नाम भी पूछ लेता है, ठीक, ऑप्शंस देके नाम भी डायरेक्ट पूछ लेता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट बट जनरेट लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन, फ्लैश सेटिंग तो इसमें होती है इसकी वजह से भी, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है वो थोड़ा सा कम होती है, किससे, C3A से, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट से। इट हैज पुअर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही पुअर होती, कम होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका होता है 420 जूल पर ग्राम, ठीक। अब अगर ग्राफ देखें आप, कंट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट, कंपाउंड टू स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ये जो बॉक कंपाउंड हमने 4 पढ़े, इसका स्ट्रेंथ में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, अगर वो बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या होता है, C3S का होता है स्ट्रेंथ में, उसके बाद C2S का, उससे कम C3A, C4AF में, क्योंकि सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती नहीं तो इसका सबसे ज्यादा कम कंट्रीब्यूशन होता है स्ट्रेंथ में, ठीक है। रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, अभी तक हम हीट ऑफ हाइड्रेशन करें तो किसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा निकलती है, लेकिन अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो C4AF का हाइड्रेशन सबसे जल्दी होता है, उसके बाद जो होता है C3A का, फिर C3S का, और सबसे धीमे रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है C2S का। मतलब जो रिएक्शंस वाटर और सीमेंट में हो रही हैं उसमें जो सबसे फास्ट रिएक्शन में सबसे पहले जिसका रिएक्शन होता है वो C4AF का है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट का, उसके बाद ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का, फिर ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, फिर डाइकैल्शियम सिलिकेट का, ठीक। कुछ नोट पॉइंट है, C3S एंड C2S contributes most of the strength giving properties, ज्यादा जो स्ट्रेंथ गिविंग प्रॉपर्टीज है उसमें केवल C3S और C2S ही कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रोल करता है उनको, और C3A और C4AF है वो बहुत ही कम स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट या कंट्रोल करता है, ठीक। बस फ्लैश सेटिंग की अगर बात करेंगे तो उसमें C3A और C4AF का यूज होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बार बार आ रहा है, बताया भी आपको कि जब हम वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में तो एक केमिकल रिएक्शन वाटर और सीमेंट के बीच में होती है, टेक्स प्लेस, विच इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक। इसी को हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं। हीट लिबरेटेड, अब उसके जब रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हीट निकलती है ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, उसमें जो हीट जनरेट हो रही है, लिबरेट हो रही है, उसी को हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अब हाइड्रेशन की वजह से क्या प्रोडक्ट मिलता है हमको, CaO SiO2 H2O, इसको हम क्या कहते हैं, टॉबर मोराइड जेल, टॉबर मोराइड जेल, ठीक है। ये भी नाम एक आध बार क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, CSH जेल, CSH जेल, ठीक।
इसकी वजह से ही सीमेंटिक प्रॉपर्टीज आती हैं हमारे सीमेंट में। अब जैसे C3S का जो रिएक्शन है उसमें क्या क्या मिल रहा है हमको, CSH जेल मिल रहा है और 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, ठीक, और हीट जनरेट हो रही है। C2S का क्या है, C2S जब रिएक्शन इसका देखेंगे तो CSH जेल मिल रहा है लेकिन एक ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, ठीक, और हीट जनरेट हो रही है। तो इसकी वजह से होता क्या है, इट हैज बीन फाउंड दैट हाइड्रेशन ऑफ C3S प्रोड्यूसेस लेसर कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेशन CSH जेल। मतलब C3S का जो रिएक्शन हो रहा है उसमें CSH जेल जो हो रहा है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और C2S कंपेयर करेंगे तो उसमें CaOH कम प्रोड्यूस हो रहा है कंपैरेटिवली C3S के, ठीक। तो इसका CaOH जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे किसी काम का होता है क्या, उससे क्या होता है, CaOH जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो सॉल्युबल होता है वाटर में। उसके बाद क्या होता है, वो जब वो क्योंकि रिएक्शन जो हो रही है उसकी वजह से उसमें वो जनरेट हो रहा है तो वो सॉल्युबल होता है वाटर में। उसके बाद क्या होता है, जब वो हमारा सीमेंट सूखने लगता है तो इट लीसेस आउट, ये बाहर निकलने लगता है विद वाटर एंड मेक्स द कंक्रीट पोरस। तो जब वो बाहर निकलने लगता है तो कुछ दिन बाद जब नोटिस करेंगे, जब उसका हम एग्जामिन करेंगे तो सीमेंट में पोर्स लीव कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। पर्टिकुलरली इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, अगर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात करें, सीमेंट विद अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ C3S एंड मोर C2S इज रिकमेंडेड। अगर जहां पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो रिकमेंडेशन होता है कि ऐसे सीमेंट यूज करें जिसमें C3S की मात्रा कम हो और C2S की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। सल्फेट अटैक भी एक टर्म बार बार आ रहा था, इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। सीमेंट क्या होता है, वो सल्फेट अटैक के लिए ससेप्टेबल होता है, स्पेशली किसके, मैग्नीशियम सल्फेट। वो क्या करता है, रिएक्ट करता है CaOH से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमको C3S के रिएक्शंस में कुछ ज्यादा ही मिल रही थी कंपैरेटिवली C2S के, ठीक। तो सल्फेट क्या करता है, रिएक्ट करता है CaOH से, क्या फॉर्म करने के लिए, forms during the hydration of cement and calcium aluminate, ठीक है, and forms calcium sulfate। इसके वजह से क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट। ये CaOH और C3A से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, ठीक है। अब ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसमें क्या होता है, इनका जो वॉल्यूम होता है वो 227% ज्यादा होता है कंपैरेटिवली इन मॉलिक्यूल, इन C3A और CaOH के। इसका जो वॉल्यूम होगा दोनों का, ये लगभग 227% ज्यादा होता है। तो इतना वॉल्यूम जब ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि डिके शुरू हो जाता है सीमेंट का। सीमेंट और कंक्रीट जो हमने बनाया उस सीमेंट से, उसका डिके या फिर डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, ठीक। वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता है, ठीक। द ओनली एडवांटेज ऑफ CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो जनरेट हो रहा है उसका सिर्फ इकलौता एडवांटेज क्या होता है, इट इज दैट अल्कलाइन, इट इज अल्कलाइन इन नेचर। ये नेचर में कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। और ये जो मोर्टार या कंक्रीट हम बना रहे हैं उसको लगभग उसकी pH वैल्यू 13 के आसपास रखता है। अब जो कंक्रीट हम बनाते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, मान लीजिए बीम है कोई, तो इसमें रेनफोर्समेंट भी हम यूज करते हैं। रेनफोर्समेंट जो होता है वो माइल्ड स्टील का होता है लगभग। तो माइल्ड स्टील का जो प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें अगर वाटर प्रेजेंस या मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो उसमें कोरोजन शुरू हो जाता है। तो जो हमारा इसके अराउंड कंक्रीट है, अगर उसकी pH वैल्यू, pH स्केल अगर आप देखेंगे तो 7 न्यूट्रल होता है, और जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होता जाता है, ये एसिडिक होता जाता है। जो कि अगर ये एसिडिक नेचर में रहेगा हमारा कंक्रीट तो कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं अगर बेसिक रहेगा, अल्कलाइन रहेगा, तो क्या होता है, कोरोजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वैल्यू मेंटेन करता है 13 के आसपास, तो कोरोजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक एडवांटेज क्या रहता है सीमेंट में, कि वो रेनफोर्समेंट का कोरोजन होने से बचाता है, ठीक।
अब फैक्टर्स देखते हैं कि जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को इफेक्ट करते हैं, या फिर जो रिएक्शन हो रही है सीमेंट और वाटर के मिक्सचर के बाद, उसको इफेक्ट क्या क्या करते हैं? टेम्परेचर, फाइननेस ऑफ सीमेंट, कितना फाइन है सीमेंट हमारा, और प्रॉपर्टीज जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंग्रेडिएंट, जो इंग्रेडिएंट हमने ऐड किए हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस हिसाब के रेशियो में उनको ऐड किया जा रहा है। तो ये तीन चीजें जो है वो हाइड्रेशन को इफेक्ट करती हैं, सीमेंट के हाइड्रेशन को इफेक्ट करती हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैपिड होगा हाइड्रेशन, क्या होगा? जल्दी होगा। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना हाइड्रेशन जल्दी होगा, जितना कम होगा टेम्परेचर हाइड्रेशन उतना ही स्लो होगा। ठीक है, इसलिए तो हम पढ़े कि ऐसा सीमेंट C3S जिसमें ज्यादा हो वैसा सीमेंट यूज करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, जिससे हमारा जो स्ट्रेंथ है वो जल्दी आए। ठीक, क्योंकि टेम्परेचर वैसे ही कम है तो जो हाइड्रेशन टाइमिंग होती है वो वैसे ही कम हो जाती है। फाइननेस ऑफ सीमेंट, जितना फाइन सीमेंट होगा उतना ही रैपिड होगा हाइड्रेशन। ठीक, और इंग्रेडिएंट्स बारे हमने पढ़ा ही है। अब कुछ नोट पॉइंट है। C3S reacts with water rapidly, produces more heat of hydration. C3S हमने पढ़ा कि वाटर के साथ रैपिडली रिएक्ट करता है और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट का। और C2S क्या होता है? हाइड्रेट्स वेरी स्लोली, produces less heat of hydration and is responsible for ultimate strength only. C3A के बारे में क्या पढ़े कि हाइड्रेशन ऑफ C3A इज वेरी फास्ट, हाइड्रेशन बहुत ही जल्दी होता है और इसकी वजह से फ्लैश सेटिंग सीमेंट की होती है। C4AF क्या है? स्ट्रेंथ में बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है, वेरी लेस, एंड रेट ऑफ हाइड्रेशन इज वेरी फास्ट। जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है बहुत फास्ट होता है C4AF में, फ्लैश सेट को इसकी वजह से फ्लैश सेटिंग होती है। ठीक, ये हमने पढ़ा ही है, इसको भी याद कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें कि सबसे ज्यादा हीट किस से निकलती, किस बॉक कंपाउंड से निकलती है, तो C3A से सबसे ज्यादा, फिर C3A से सबसे ज्यादा, फिर C3S, फिर C4AF, फिर C2S से सबसे कम हीट निकलती है। हाइड्रेशन के दौरान हीट सबसे कम C2S से निकलती है। रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें कि सबसे फास्ट कौन सा हाइड्रेशन किसका होता है, तो C4AF का सबसे फास्ट, फिर C3A, फिर C3S, फिर C2S। ठीक, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट इस पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब हमने कंपाउंड कंपोजिशन ये सब पढ़ लिया, सीमेंट के बारे में कैसे बनता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला बनाया जाता है। अब जो वाटर हम ऐड करते हैं सीमेंट में उसको कितना ऐड करना होता है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि कितना जरूरत होती है हमको वाटर की सीमेंट मोर्टार या फिर कंक्रीट तैयार करने में। अगर एवरेज बात करें तो C3S के लिए 24% बाई वेट, मतलब आप अगर मान लीजिए 1000 kg सीमेंट ले रहे हैं, 1000 kg अगर सीमेंट ले रहे हैं तो 24% बाई वेट, अगर वेट कितना हो सीमेंट का 1000 kg तो इसका 24% निकालेंगे। ठीक है, 24% निकालेंगे, 240 kg या लीटर वाटर हमको C3S के लिए जरूरत होती है, लेकिन C2S के लिए कितना होते हैं? 21% बाई वेट। और वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट, पूरे केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए इतना परसेंट वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए 24, इसके लिए 21, तो हम क्या करते हैं ऑन एवरेज 23% लगभग इसके लिए प्रोवाइड करा देते हैं कि जितना हमारा पूरा केमिकल रिएक्शन हो जाए। लेकिन ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन की बात, पूरा वाटर क्या हो गया इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ जेल पोर्स रहते हैं, जेल पोर्स मतलब बहुत छोटे पोर्स, सीमेंट जो मोटर हम बनाए जिसमें वाटर ऐड किए, मान लीजिए हमने 23% वाटर ऐड किया, तो जो सीमेंट है उसके बीच में कुछ पोर्स रहते हैं, जेल पोर्स जिनको हम कहते हैं, तो उनको फिल करने के लिए लगभग 15% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट इतना वाटर और रिक्वायरमेंट होता है। तो टोटल कितना हो जाता है 23%, 15 लगभग 38% बाई वेट ऑफ सीमेंट वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, इसीलिए हम क्योरिंग करते हैं, कभी
कम रह जाए, पूरी रिएक्शन अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए हम बाद में क्योरिंग या फिर जिसको हम हिंदी में तराई गांव घरों में बोलते हैं, उसीलिए उसको किया जाता है कि जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो हाइड्रेशन प्रोसेस हो वो कंप्लीट हो जाए। अगर वाटर की कमी न रहे, कमी न रहे, अगर रिएक्शन पूरा नहीं होगा तो क्रैक्स या फिर स्ट्रेंथ पूरी गेन नहीं कर पाएगा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि 23% फॉर टोटल केमिकल रिएक्शन, 15% फॉर फिलिंग द जेल पोर्स, टोटल 38%। ठीक है, क्वेश्चंस में लगभग आएगा तो 38% ही आपको बताना पड़ेगा टोटल। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, अभी तक हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़ा, कंपाउंड्स पढ़े क्या क्या रहते हैं, कैसे कैसे कंपाउंड्स यूज होते हैं, वाटर कितना यूज होता है, लेकिन सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। ठीक है, तो दो प्रोसेस हमारे पास हैं, एक ड्राई प्रोसेस है, एक ड्राई प्रोसेस है और एक वेट प्रोसेस है। ये जो वेट प्रोसेस है ये अब यूज नहीं होता है, ये ओल्ड प्रोसेस है, अब ज्यादातर यूज होता है ड्राई प्रोसेस। क्यों होता है, क्यों, वो अभी हम आगे देखेंगे तो समझ आ जाएगा क्यों वेट प्रोसेस अब धीरे धीरे ऑब्सलीट होता जा रहा है और वेट ड्राई प्रोसेस ही यूज हो रहा है, वेट प्रोसेस धीरे धीरे ऑब्सलीट होता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, मिक्सिंग करते हैं, इंग्रेडिएंट जो हमने पढ़े उनका मिक्सिंग होती है। ठीक है, और मिक्सिंग के मतलब क्या हुआ, उसको पहले अच्छे से पीसा जाएगा, फिर उसको मिक्स किया जाएगा, फिर उसके बाद उनकी बर्निंग की जाती है इंग्रेडिएंट्स की, जिसकी वजह से क्लिंकर फॉर्म्स होते हैं, जो बॉल्स बता रहे थे ग्रे कलर के बॉल्स फॉर्म होते हैं। फिर इन्हीं बॉल्स की ग्राइंडिंग करके फिर पैकिंग करके स्टोर किया जाता है, फिर जहाँ पे रिक्वायरमेंट वहाँ पे भेजा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले ड्राई प्रोसेस देखते हैं। तो जो कैलकेरियस कंपाउंड हमने लाया था और आर्जिलेशियस कंपाउंड लाया था, दोनों की क्रशिंग करेंगे, लगभग 25 mm डाया से बड़े पार्टिकल्स ना बचे, उसके बाद उनकी ट्यूब मिल में या बॉल मिल में फाइन ग्राइंडिंग करेंगे और उनको एकदम फाइन बना देंगे, ग्राइंडिंग इतनी महीन कर देंगे कि फाइन पार्टिकल्स हो जाए दोनों का। ठीक, उसके बाद दोनों मिक्सर क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों इंग्रेडिएंट जो कैलकेरियस कंपाउंड और आर्जिलेशियस कंपाउंड दोनों को मिक्स करेंगे। कैसे मिक्स करेंगे, प्री डिटरमाइंड जो प्रोपोर्शन था जितना हमने अभी पढ़ा कि उसको दोनों उसी रेशियो में मिक्स करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा किल्न होता है, भट्टी जो होती है, उनको हम प्री हीट करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे उसको प्री हीट कर देते हैं। भाई कोई भी किसी भी तरीके आप कर सकते हैं, जैसे गैस से कर सकते हैं, हॉट गैस से, तो बाहर से ही अगर आप उसमें हॉट गैस उसमें मतलब उसके आसपास लगाएंगे या फिर किसी भी तरीके से आप उसको लगभग प्री हीट करेंगे 800 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद हम उसको रोटरी किल्न में ले जाएंगे, जिसमें लगभग टेम्परेचर कितना होता है, 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। ये ड्राई प्रोसेस में बता रहे हैं कि 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है रोटरी किल्न में। फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमको, क्लिंकर्स फॉर्म हो जाएंगे, उसके छोटे छोटे बॉल्स फॉर्म हो जाएंगे उसमें। उसके बाद उनको कूलिंग करेंगे उसकी, फिर उसमें जिप्सम ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं जिप्सम, लगभग 2 से 3% जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम ऐड सिर्फ इसलिए करते हैं कि सेटिंग टाइम को बढ़ाया जा सके। उसके बाद ट्यूब मिल में उनकी फाइन ग्राइंडिंग करेंगे फिर से, फिर स्टोर करेंगे साइलोज में। साइलोज क्या होते हैं, टैंकर्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें स्टोर करेंगे। उसके बाद उनकी ठंडा हो जाएगा, फिर उनकी पैकिंग करेंगे। ठीक, तो ये हो गया ड्राई प्रोसेस। क्या लिखा है कि क्लिंकर इज ऑब्टेन्ड एज रिजल्ट ऑफ फ्यूजन। क्या हो रहा है कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, एक लिमिट के बाद क्या होता है, मटेरियल हमारा मेल्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन हम कंट्रोल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे रहता है कि मेल्ट होना चाहे लेकिन हो भी ना पाए, और दोनों जो कैलकेरियस और आर्जिलेशियस कंपाउंड है वो आपस में फ्यूज हो जाएं, ठीक, एक हो जाएं। एट टेम्परेचर अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। तो जो प्री हीट करते हैं लगभग वो क्या करते हैं, 800 डिग्री सेल्सियस करते हैं, और किल्न का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 1350 डिग्री सेल्सियस जनरली हम रखते हैं। ठीक है, और क्लिंकर इज देन कूल्ड एंड ग्राइंड इन द ट्यूब मिल वेयर 2 to 3% ऑफ जिप्सम इज एडेड। ठीक है, ये भी हमने देखा। फिर आता है वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस हमारा ओल्ड प्रोसेस है, जिन्होंने
साइंटिस्ट जो सीमेंट की खोज किए थे जोसेफ 1800 ईस्वी में, तो उन्होंने जो प्रोसेस यूज किया था वो वेट प्रोसेस ही था, लेकिन अब उसको यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए, कैलकेरियस कंपाउंड लिए, एर्जिलेशियस कंपाउंड लिए, वही प्रोसेस है कि इसको क्रश किए, इसमें वॉश मिल का भी यूज करते हैं कि थोड़ा सा सिल्का, क्या एक एर्जिलेशियस कंपाउंड का जिसमें सिल्का ज्यादा, सिल्का मतलब आप समझिए कि जैसे सैंड तरीके से, तो उनकी वॉशिंग होती है, फिर स्टोर करते हैं। उसके बाद जब दोनों को स्टोर कर, उसके बाद जितना हमको चाहिए अमाउंट इस रेशियो में ले आए, उनकी वेट ग्राइंडिंग होती है, मतलब हम वाटर भी ऐड करते हैं। उनकी ग्राइंडिंग के दौरान हम वाटर भी ऐड कर देते हैं, जिससे एक स्लरी बन जाती है, कीचड़ जैसा बन जाता है। उसके बाद मिक्सिंग इन करेक्टिव प्रोपोर्शन, उसके बाद रोटरी किन में ले जाते हैं। इसमें टेम्परेचर जो रहता है वो लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है ड्राई प्रोसेस से। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें वाटर भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको भी जलाने के लिए हमको थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ता है। अब यही कारण है कि ये ऑब्सोलीट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर हमको लगभग 100 डिग्री सेल्सियस या 150-200 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना पड़ रहा है उस प्रोसेस से, तो उसके लिए हमको आग या फिर जो फ्यूल है उसको भी ज्यादा यूज करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या है, इसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ड्राई प्रोसेस थोड़ा सा सस्ता पड़ता, चीप पड़ता है, इसलिए अब ज्यादातर ड्राई प्रोसेस ही यूज हो रहा है। तो उसके बाद जैसे उसमें क्लिंकर बन गए, इसमें भी बन जाते हैं। फिर कूलिंग हुई, फिर ऐड किया हमने जिप्सम 2 से 3%, रिफाइन ग्राइंडिंग करिए ट्यूब मिल में, फिर साइलो स्टोर करके फिर पैकेजिंग हो गई। उसके बाद जहाँ पे आपको भेजना है रिक्वायर्ड जगह पे आप भेज सकते हैं। तो 2 प्रोसेस हो गए, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। ठीक, वेट प्रोसेस क्या है? ओल्ड प्रोसेस ड्राई प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू द वेट प्रोसेस बिकॉज ऑफ लेस कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। ठीक, लॉन्गर किल्स आर रिक्वायर्ड इन वेट प्रोसेस, जो रोटरी किल होती है ऐसे। तो वेट प्रोसेस में जो है वो थोड़ा सा इसकी लेंथ ज्यादा रखनी पड़ती है। ठीक, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉस्ट इसकी इस प्रोसेस की बढ़ जाती है। ठीक, अब हमने मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ ली, लेकिन कुछ टेस्ट भी हमको करने पड़ते हैं जो सीमेंट हमने तैयार किया है, कि जो हमको रिक्वायरमेंट है उस तरह का सीमेंट तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। और कभी कभी स्टोरेज में भी, रखने में भी अगर हम सावधानी न बरतें तो जो प्रॉपर्टीज हमको चाहिए होती है सीमेंट में वो लूज करने लगता है या फिर डिजायरेबल नहीं रह जाता है। तो टेस्टिंग में 2 तरीके के टेस्ट इन्वॉल्व है। एक तो फील्ड टेस्ट है, जो हम फील्ड में जहाँ पे काम करने जा रहे हैं वहां पे भी टेस्ट कर सकते हैं, और कुछ लैब टेस्ट हैं जो लैब में ही कर सकते हैं कंट्रोल वे में। जैसे फील्ड टेस्ट में अगर बात करें तो कलर टेस्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट है, लंप टेस्ट है और स्ट्रेंथ टेस्ट है। लैब टेस्ट में फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके के टेस्ट हैं। केमिकल टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट हैं, लॉस ऑफ इग्निशन टेस्ट और केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। और फिजिकल में 6-7 टाइप के टेस्ट हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट है, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम है, साउंडनेस है। साउंडनेस अभी हमने जाना क्या होता है, स्ट्रेंथ टेस्ट है, कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी रहेगी सीमेंट जो हमने तैयार किया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी मिली हमको। फाइननेस टेस्ट है और हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले फील्ड टेस्ट देखते हैं। कलर टेस्ट में क्या कुछ नहीं है, सिर्फ हम जैसे सीमेंट के पैकेट जब ओपन कर रहे हैं तो उसमें जो कलर हमको दिखे वो यूनिफॉर्म रहे, कुछ उसमें ज्यादा मतलब हमको कुछ ऐसा ना दिखे कहीं कुछ कलर कहीं कुछ कलर, जो पैकेट हम खोले हैं यूनिफॉर्म कलर रहे, और कैसा रहे, ग्रे कलर रहे विद अ लाइट ग्रीनिश शेड, जो हल्का सा लाइट ग्रीनिश शेड के साथ ग्रे कलर रहे। ठीक, फिजिकल टेस्ट लैब ये सब फील्ड टेस्ट हैं। फिजिकल टेस्ट में क्या करते हैं कि हम सीमेंट को जब पिंच करेंगे और उसको फील करेंगे तो हमको स्मूथ लगना चाहिए, उसमें कोई लंप हमको ना दिखे। ठीक, और थोड़ा सा अमाउंट का सीमेंट एक बकेट लेंगे वाटर से भरा हुआ, और थोड़ा सा सीमेंट लेके उसके ऊपर जब फेंकेंगे, स्प्रेड करेंगे, तो सीमेंट क्या करना चाहिए, वो वाटर में सिंक कर जाना चाहिए तुरंत, ऊपर सरफेस पे तैरना नहीं चाहिए। तो ये फिजिकल टेस्ट इस तरह हम कर लेते हैं फील्ड में। लंप टेस्ट में क्या है कि कोई लंप वही है कि फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ हार्ड लंप्स विच आर फाउंड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि अगर लंप्स रहेंगे तो इसका मतलब है कि कहीं से सीमेंट हमारा जो है जहाँ पे रिस्टोर किया गया था कहीं किसी भी तरीके से उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। और ये एडवाइजेबल होता है कि सीमेंट को 90 दिन मतलब मैन्युफैक्चरिंग के 90 दिन के बाद इस्तेमाल ना हो। ये
हम मतलब कहते हैं कि कहा जाता है कि 90 दिन के ज़्यादा सीमेंट स्टोर करने के बाद कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक, लास्ट टेस्ट क्या है? स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए क्या करते हैं हम फील्ड में ही, जो हम जैसे बड़े साइट्स पे होता है, ये साइट्स पे आप जाएंगे देखेंगे कि जो जैसे एक ट्रक पूरा सीमेंट आया तो उसमें से हम कुछ रैंडम पैकेट निकाल कर फिर उसका मोल्ड तैयार करते हैं। कैसा मोल्ड होता है? 25 बाई 25 का, और इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 200 mm, 200 mm की लेंथ होती है, और साइज कितनी हो गई? 25 बाई 25। ठीक, तो ये मोल्ड हम तैयार करते हैं। उसके बाद 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ देते हैं, सेट हो जाए अच्छे से। उसके बाद 7 डेज के लिए इसको वाटर में इमर्स कर देते हैं, डुबा के छोड़ देते हैं 7 दिन के लिए। उसके बाद हम उसको निकालते हैं। मान लीजिए ये हमारा मोल्ड है, तो इसकी लेंथ 200 mm है, तो सिंपली सपोर्ट जैसे प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ कितना बचेगा? 25 mm, इधर भी बचेगा 25 mm। ये डिस्टेंस छोड़कर हम लोड प्रोवाइड करते हैं, मतलब दोनों के बीच के जो डिस्टेंस रहे वो 150 mm रहे। उसके बाद 150 के सेंटर पे 340 न्यूटन का लोड लगाते हैं, 340 न्यूटन का लोड लगाते हैं। जब 340 न्यूटन का लोड लगाएंगे तब उस समय हमको इस ब्लॉक में कोई फेलियर का साइन नहीं देखना चाहिए, साइन ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। सैंपल should show no sign of failure if tested on support 150 mm apart। ठीक, तो इस तरह से हम स्ट्रेंथ टेस्ट फील्ड में करते हैं। ठीक, तो ये हो गए फिजिकल टेस्ट या फील्ड टेस्ट जो हम फील्ड में कर सकते हैं। अब लेबोरेटरी में भी कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला कंसिस्टेंसी टेस्ट, मतलब एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है। जब हम मोटा तैयार कर रहे हैं, कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, तो इसकी एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है। ठीक, जिससे हम बहुत ही मतलब बहुत ही हार्ड, जिसमें प्लास्टिसिटी बहुत कम, वैसा मोर्टार भी ना बनाए, और बहुत ही ऐसा इतना पानी ना ऐड कर दें कि वो बह ही जाए। तो एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाला जो मोर्टार हम तैयार करते हैं उसके लिए टेस्ट होता है। This test is estimate the quantity of mixing water, जो वाटर मिक्स करेंगे to form a cement paste of normal consistency। ठीक, कैसे करते हैं? नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड एज दैट परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट of cement paste at which the viscosity of cement paste is such that the wicket plunger। wicket plunger क्या होता है? एक विकेट apparatus होता है कुछ ऐसा, यहाँ पे प्लंजर लगा रहता है, यहाँ पे एक रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए होता है, इसमें एक प्लंजर लगा रहता है, और यहाँ पे इसका एक मोल्ड रखा था, इसको हम विकेट मोल्ड कहते हैं। तो इसमें जो ये अटैचमेंट है निडल, यहाँ पे प्लंजर भी लगा सकते हैं आप, निडल भी लगा सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पे प्लंजर यूज करते हैं, प्लंजर का यूज करते हैं। तो जब हमने क्या किया, सीमेंट लिया, उसमें वाटर ऐड किया, एक मोर्टार तैयार किया, उसको मोल्ड में रखा, उसके बाद ये प्लंजर को यहाँ से छोड़ दिया जाता है, तो इसमें आके ये टच होता है या घुसता है, फिर इंप्रेशन छोड़ता है। तो ये टेस्ट हम करते हैं। होना क्या चाहिए कि जो हमारा टेस्ट करेंगे तो इसमें 5 to 7 mm से ज्यादा हमको, कहां से? बॉटम ऑफ विकेट मोल्ड। अगर बॉटम से बात करें, इसमें जो रीडिंग पढ़ते हैं हम नीचे से, तो 0 ऐसे फिर बढ़ता जाता है 40 तक, तो ये 5 to 7 mm के बीच में आना चाहिए। मतलब क्या किया हमने, क्या कह रहा है कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट पेस्ट एट विच विस्कोसिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट इज सच दैट द विकेट प्लंजर पेनिट्रेट अप टू a 0.5 mm to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द विकेट मोल्ड। ठीक, कि अब जैसे हमने क्या किया, बार बार इसको टेस्ट कैसे करना पड़ेगा? आप सीमेंट लिए, उससे लगभग कितना पानी हमको मिलाना होता है? लगभग 38% मिलाना होता है। हमने एक 400 ग्राम या 500 ग्राम सीमेंट ले लिया, उसका 38% बाई वेट हमने वाटर लिया, उसको ऐड किया, एक पेस्ट बनाया, उसके बाद उसको मोल्ड में रखा। ठीक, उसके बाद प्लंजर छोड़ा। अगर वो 5 mm से कम आ जाए, 5 mm से कम आ गया, मतलब कि जब ये अंदर, ये इसमें अंदर घुसेगा तो रीडिंग हमारी घटती जाएगी। और अगर हमारा पेस्ट बहुत ही ज्यादा पतला हुआ तो पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाएगा,
तो रीडिंग हमको ज़्यादा मिल जाएगी। तो उसी हिसाब से हम पानी घटा बढ़ा के देखते, जब तक हमको 5 mm से 7 mm की रीडिंग ना मिल जाए तब तक हम वो टेस्ट बार बार करते रहेंगे। ठीक, तो जब हमको 5 mm से 7 mm की रीडिंग हम मिलने लगेगी तो वही कंसिस्टेंसी हम क्या कर लेंगे, कंसीडर करेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी, और वो जो वाटर ऐड किया उसको हम पी से डिनोट करेंगे। मान लीजिए हमने 34% वाटर ऐड किया या 33 या 35 है जो भी ऐड किया, पी मान लीजिए, हम उसको हमने पी मान लिया, तो पी हमारा जो हो गया वो 34% हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर, कितना हम परसेंट ऐड करेंगे सीमेंट में जिससे हमको नॉर्मल कंसिस्टेंसी मिली। ठीक, और इस बी का इस्तेमाल हम आगे बहुत से टेस्ट में करते हैं। ठीक, तो ये परसेंटेज हमको निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम हमने पढ़ा ही था, क्या होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम इज द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडेड इनटू द सीमेंट अप टू दैट इंस्टेंट सीमेंट पेस्ट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। मतलब जब पानी ऐड किया और उसके बाद उस समय से जब से सीमेंट हमारा प्लास्टिसिटी लूज करना शुरू कर जाए तो उसको इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं, और जब पूरी तरीके से उसकी प्लास्टिसिटी लूज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक, अब कंसिस्टेंसी टेस्ट आपको समझ में आया कि सीमेंट लेते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं, हमको एक परसेंटेज लगभग पता है कि 38% रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो उसी के आसपास हम पानी ऐड करते हैं सीमेंट में, उसके बाद विकेट apparatus में उसका टेस्ट करते हैं। जब तक हमको रीडिंग 5 to 7 mm के बीच की नहीं मिल जाएगी तब तक हम पानी घटाते बढ़ाते रहेंगे और उसी हिसाब से टेस्ट परफॉर्म करते रहेंगे। जब हमको 5 to 7 mm का पेनिट्रेशन मिल जाएगा, इसके बीच का मिल जाएगा, तो उस समय जितना पानी हमने ऐड किया है उसको हम मान लेंगे, उसको हम पी मान लेंगे कि इतना परसेंट हमने ऐड किया था। अब इसको हमको याद रखना रहेगा आगे के टेस्ट के लिए। विकेट apparatus देख लीजिए कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, जिसमें प्लंजर की बात कर रहे थे हम, तो इसका डाया जो होता है, डाया ये 10 होता है। ठीक, और इसकी लेंथ 50 mm है। निडल की बात करें तो निडल का जो निडल का साइज होता है 1 mm²। ठीक, ठीक है, और निडल का यूज आगे हम जो टेस्ट करेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम और फिर फाइनल सेटिंग टाइम उसमें यूज होता है। उसमें फिर प्लंजर को हटा के हम निडल यूज करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या करते हैं, सिर्फ निडल का यूज कर लेते हैं, और फाइनल सेटिंग टाइम में इसके साथ हम एनुलर कॉलर होता है, निडल के साथ ही उसका दोनों का यूज करते हैं। ठीक, विकेट apparatus के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या कह रहा है कि विकेट apparatus कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम विच अटैच टू अ मूवेबल रॉड वेइंग 300 ग्राम। ये जो रॉड अटैच है इसके साथ, इसका वेट कितना होता है, 300 ग्राम का। ठीक है, और एन इंडिकेटर इज अटैच टू अ मूवेबल रॉड विच गिव्स पेनिट्रेशन। इस पे ही ये जो आपको दिख रहा है, इसको जब सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इस पे आप 0, 10, 20 फिर ऐसे इस पे रीडिंग आप पढ़ सकते हैं कि कितना पेनिट्रेशन हो रहा है। ठीक, अब कंसिस्टेंसी टेस्ट हमने अभी पढ़ा, तो उसका जैसे प्रोसेस क्या बताया हमने कि मान लीजिए आपने 50 ग्राम सीमेंट लिया, उसमें 24% वाटर ऐड कर दिया। ठीक, बाई वेट इन द फर्स्ट ट्रायल। अब इसमें क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि बार बार कर रहे हैं, एरर आ रहा था फिर से कर रहे हैं, चेंज करके कर रहे हैं, तो उसी तरह से इसमें करते हैं। तो मान लिया 500 ग्राम सीमेंट लिया, उसमें 24% वाटर ऐड कर दिया इस वेट के हिसाब से। उसके बाद क्या करेंगे, उसको जो सीमेंट में वाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसमें से एयर बर्ड सारे निकालेंगे, क्योंकि मिक्स करेंगे तो एयर बर्ड निकल ही जाता है अच्छे तरीके से जब मिक्स करेंगे। उसके बाद मोल्ड में उसको रखेंगे जो पेस्ट हमने बनाया है, फिर रिलीज द प्लंजर टू अलाउ इट टू पेनिट्रेट इनटू द मोल्ड एंड फाइंड द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन फ्रॉम द टॉप। अगर टॉप से देख रहे हैं तो 30 to 35 mm के बीच में आना चाहिए, अगर बॉटम से देख रहे हैं तो 5 to 7 mm पेनिट्रेशन होना चाहिए, करस्पॉन्ड टू द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो अगर इतना पेनिट्रेशन हो रहा है तो उस समय जो कंसिस्टेंसी, मतलब उस समय जो वाटर ऐड किया वो
हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होती है कि हमने इतना परसेंट अगर ऐड किया वाटर तो जो हमको कंसिस्टेंसी मिली वो स्टैंडर्ड मिली है, और वो जो परसेंटेज ऑफ वाटर मिला उसको हम पी मान लेते हैं। ठीक, द वाटर परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज डिनोटेड बाई पी। मतलब पेनिट्रेशन हमको टॉप से देख रहे हैं तो 35 तो 33 to 35 अगर मिल रही है तो इसका मतलब हमारा जो पेस्ट है वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का है, और उस समय जो वाटर ऐड करना पड़ा उसको हमने पी मान लिया कि इतना परसेंट हमने वाटर ऐड किया तो हमको एक नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट मिला है। ठीक, अब विकेट ऑपरेटर जब यूज कर रहे हैं, जब हमें टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये चीज का भी हमको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो रहेगा वो 27% प्लस माइनस 2%, 27 डिग्री सेल्सियस या फिर प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस ही रहे। इससे ज़्यादा चेंज रहेगा तो रिजल्ट में चेंज आने के चांसेस रहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहेगी वो 90% की रहनी चाहिए। अब जो अटैचमेंट है उसका भी डायमेंशन आप देख लीजिए। कंसिस्टेंसी के लिए यूज होता है प्लंजर, जिसका डाया होता है 10 mm का। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो यूज करेंगे हम वो 1 mm स्क्वायर की निडल यूज करेंगे, और फाइनल सेटिंग टाइम के टेस्ट के लिए निडल तो यूज करेंगे विद एनुलर कॉलर। ठीक, तो ये कुछ टेस्ट हुए, अभी बाकी इसमें काफी टेस्ट हैं और टाइप ऑफ सीमेंट भी बचे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो टेस्ट हैं और टाइप्स ऑफ सीमेंट है उसको अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी इसमें जो चार्ट वगैरह दिखाए गए हैं इसमें इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं इतने क्वेश्चंस आते हैं। आप उठा के प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ठीक, तो इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार याद करिए। टेबल्स जो याद ना रही उनको अपने टेबल पर लगा लीजिए, बार बार देखेंगे तो याद हो जाता है। कुछ ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं होता है। ठीक, तो बाकी चीजें कल पढ़ते हैं, अगली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।